नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप एकदम अच्छे होंगे और तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 29 जनवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आप किसी भी राजस्थान में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे मैं आपको डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा। जहां पर सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं उसके नीचे मैं आपको सूजस की पत्रिका ऐड करके दूंगा। और आप एक चीज का विश्वास रखें, आज 3 साल से सूजस की पत्रिका चल रही है। पिछले 3 सालों में जो भी एग्जाम हुए हैं प्रत्येक एग्जाम में सूजस की पत्रिका में से 99% करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी आते हैं वो उसी के आसपास आते हैं। यहाँ पर अगर मान लो सूजस की पत्रिका में कोई भी भवन, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद बार बार आ रही है तो उसका मतलब है उसका स्टैटिक्स जीके जो राजस्थान की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट हो गया है। इसीलिए डेली आपको सूजस की पत्रिका पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है? तो इस क्लास के अंत में जो पीडीएफ है उसके नीचे मैं अटैच कर रहा हूँ, और साथ में यहाँ पर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा भी। ऐसा नहीं है केवल आपको वहाँ से पढ़ना है, सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैसे मिलेगी क्लास के अंत में अपन चर्चा कर लेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बेंगलोर में आयोजित ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में टोंक के मोहम्मद अमान को कौन सा पदक जीता है? देखो, टोंक के खिलाड़ी हैं, नाम है मोहम्मद अमान। खेल कौन सा है? बैडमिंटन। प्रतियोगिता कौन सी है? ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग। ये यहां से पढ़ लेना, ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन। कहां पर हुई है? बेंगलोर के अंदर हुई है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने से पहले ये डाटा आपके दिमाग में आने चाहिए भाई। मोहम्मद अमान है, टोंक के है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन में खेलने गए थे, बेंगलोर के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी। इसमें से भी तो क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। ठीक है, और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसीलिए ये खिलाड़ी, ये प्रतियोगिता, इस स्लाइड पर लिखी प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है मोहम्मद अमान का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान से ये बेंगलोर के अंदर आयोजित हो रही थी ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता। टोंक के मोहम्मद अमान, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनका इवेंट पूछा जा सकता है भाई, किस इवेंट में अंदर इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, कौन से इवेंट के अंदर? तो युगल स्पर्धा के अंदर। युगल के अंदर इसका मतलब इनका कोई पार्टनर भी था, बिल्कुल। एक तो टोंक के मोहम्मद अमान थे और इनके पार्टनर थे मणिपुर के डिंकू सिंह। कौन? डिंकू सिंह, रिंकू सिंह नहीं, डिंकू सिंह। डिंकू सिंह ये मणिपुर के थे, और ये अपने जो राजस्थान के मोहम्मद अमान जी हैं उनके पार्टनर थे। ये दोनों पार्टनर थे, संयुक्त युगल के अंदर जीता है। पुरुष डबल कैटेगरी के अंदर जीता है। किसको हराया है इन्होंने? इन्होंने दिल्ली के भव्य छाबड़ा और परम चौधरी को हराया है। उन दोनों को हराकर इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अब इनके फ्यूचर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देहरादून के अंदर 28 जनवरी से, कल से एक प्रतियोगिता शुरू हुई है, 38वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता। उसके बारे में मैं इसे अगले क्वेश्चन में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा भी। उसके अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, और पहली बार बैडमिंटन की राजस्थान की टीम है जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रत्येक इसके अंदर जो मैंने फैक्ट बताया है वो सारे फैक्ट जो आज की पीडीएफ आएगी उसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। तो पीडीएफ को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, पीडीएफ को तो आपको लेना ही लेना है। अगला, उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? देखो भाई, 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी, जगह उत्तराखंड, प्रतियोगिता का नाम 38वें राष्ट्रीय खेल। राजस्थान से 421 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कितने? राजस्थान से 421 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अभी 26 जनवरी मनाई थी आपने, मैंने तो मनाई थी, आपने मनाई होगी। उसके अंदर अलग अलग राज्यों ने अपनी अलग अलग झांकियां प्रस्तुत की थी। उसमें उत्तराखंड राज्य ने एक, ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल होने हैं उन पर एक झांकी प्रस्तुत की थी। इन खेलों पर कैसे कैसे इसका आयोजन होगा, क्या खेल भावना होगी, और उस झांकी ने राज्य की श्रेणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रथम श्रेणी का पुरस्कार जीता है। फर्स्ट रैंक हासिल की उस झांकी ने। तो ये खेल और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, राजस्थान करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। 28 से 14 फरवरी याद आप रख लोगे। मैंने आपको एक दिन आगे याद रखने की ट्रिक बताई थी भाई। 28 तारीख को शुरू होंगे, खत्म कब होंगे? वैलेंटाइन डे के दिन ये खत्म होंगे। 14 फरवरी को मनाते हो वैलेंटाइन डे, तो उस दिन ये खत्म होंगे। ठीक है,
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक है भाई अपनी अपनी, कोई कुछ कैसे बनाए। 14 फरवरी, क्या सर आपकी ट्रिक यही एक है? मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप इसको जल्दी से याद कर पाओ, ठीक है। 28 जनवरी से 14 फरवरी उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। राजस्थान से 421 खिलाड़ी भाग लेंगे, ठीक है। राजस्थान से करीब 550 लोग यहाँ पर गए हैं, तो सर खिलाड़ी 421 ही कैसे? बाकी का जैसे कोच हो गए, सपोर्ट स्टाफ हो गए, कुछ ऑफिशियल स्टाफ भी जाता है। 120 अधिकारी ऐसे थे, 541 टोटल गए हैं, जिसमें से 421 खिलाड़ी थे, 120 अधिकारी और ऑफिशियल स्टाफ थे, ठीक है। पहली बार इस प्रतियोगिता के अंदर, ये 38वीं बार हो रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो दल के अंदर भाग लेने वाले सारे आदमी हैं, जो सारे खिलाड़ी हैं, जो सारे कोच स्टाफ है, उनको राजस्थान सरकार की ओर से किट प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? किट प्रदान किया गया है। किट क्या होता है सर? भाई जो अलग अलग गेम होते हैं उनमें अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कबड्डी में तो किसी की आवश्यकता नहीं होती, केवल आपके पास जर्सी होगी तो चलेगी। बैडमिंटन के अंदर आपको रैकेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार राजस्थान सरकार क्या देगी इस बार? किट भी देगी। ये घोषणा राजस्थान सरकार ने की थी, देगी क्या? दे दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के सबसे बड़े रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के रेलवे ट्रैक की शुरुआत कहां होगी? तो भाई ये उदयपुर के अंदर होगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। उदयपुर शहर के अंदर जो सुखाड़िया सर्किल बना हुआ है, वहां पर 150 एकड़ के अंदर राजस्थान के सबसे बड़े रेलवे ट्रेनिंग स्कूल का परिसर तैयार किया गया है और अगले महीने से रेलवे ट्रैक की शुरुआत हो जाएगी। इसके अंदर होगा क्या? जो भी रेल कर्मी होंगे, रेल कर्मी कौन कौन होते हैं? लोको पायलट हो गया, सहायक लोको पायलट हो गया, ट्रेन कंट्रोलर हो गया, टिकट कलेक्टर हो गया, गार्ड हो गया, उन सबको वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो रेल कर्मियों को ट्रेनिंग के लिए 300 मीटर लंबा डेमोन्स्ट्रेशन ट्रैक यार्ड बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। वहां पर अगर लोको पायलट वगैरह उनको ऐसा आ जाए ना, जैसे माउंटेन ड्यू पी के आ जाए, वो बोले हमको तो 130 किलोमीटर की रफ्तार में ट्रेन लगा चला के मजे लेने हैं, मजे क्या सीखना है, तो आप सीख सकते हो। ऐसी क्षमता है इसकी, ठीक है। ध्यान रखना 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप वहां पर ट्रेन चला के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उदयपुर शहर के सुखाड़िया सर्किल पर 150 एकड़ के अंदर इस विद्यालय को फैलाया गया है। आगामी 1 साल के लिए ये लो, राजस्थान की किस मांड गायिका को वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? वर्ष 2025 के लिए गणतंत्रता दिवस से पहले यानी 25 तारीख को शाम को इसकी घोषणा की थी, ठीक है। बतूल बेगम को मिलेगा। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मांड गायिका को 2025 के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की गई? बतूल बेगम। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, बतूल बेगम को वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की गई है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मांड गायिका है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। गणतंत्रता दिवस से पहले दिन शाम को मांड गायिका बतूल बेगम को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बतूल बेगम है वो क्या करती है एक्चुअल के अंदर? हिंदू देवी देवियों के भजन गाती है, ठीक है। मांड गायन शैली से ये भजन गाती हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का संदेश देती है। आपको पता होना चाहिए 2022 के अंदर राष्ट्रपति थे उस टाइम शायद रामनाथ कोविंद। 2022 के अंदर रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया था। बतूल बेगम को कौन सा पुरस्कार मिला था? नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 में रामनाथ कोविंद ने दिया था, क्योंकि राष्ट्रपति देते हैं तो उस टाइम राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। कहाँ की बतूल बेगम? जयपुर की है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जयपुर की है। ये भगवान राम के भजन गाती हैं, गणपति जी के भजन गाती हैं, भगवान कृष्ण के, मीरा के, कबीर के आदि भजन गाती है। 72 वर्ष की इनकी आयु है। कितनी? 72 ईयर ओल्ड है ये। 2024 के अंदर जो ओलंपिक हुए थे, इसके अलावा 2024 के अंदर अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बना था उसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंदर भी इन्होंने प्रस्तुति दी थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इनको कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये भी देखो, पद्म पुरस्कार से सम्मानित है। किसको किया गया है? 3 व्यक्तियों को किया गया था। आज 2 व्यक्ति आपको पढ़ाऊंगा, कल तीसरा भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे चीजें, आप भूलो ना। राजस्थान में जोधपुर के सीन काफ निजाम को किस श्रेणी के लिए पद्मश्री सम्मान से पुरस्कार सम्मानित किया गया? अब देखो, सबसे पहले तो इनका नाम याद रखना, सीन काफ निजाम। कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। किस क्षेत्र के लिए इनको पुरस्कार कौन सा मिला है? पद्मश्री। साहित्यिक व शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है। इससे बाहर फैक्ट जाने की संभावना बहुत ही कम होती है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उर्दू और हिंदी के अंदर इनकी पकड़ बहुत ही शानदार है। जोधपुर के हैं, सीन काफ निजाम इनका नाम है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बेहतर कार्य किया, इनके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है।
उर्दू साहित्य के अंदर ये अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं और उर्दू के अंदर ये काफ़ी लोकप्रिय है। इनकी कुछ पुस्तकें तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं, ठीक है। जैसे लम्हों के सलीब इनकी पुस्तक है, दस्त में दरिया, साया कोई लंबा ना था, नाद, लफ्ज में दर पर, ये कुछ इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो बहुत ही फेमस है भाई उर्दू के अंदर, ठीक है। इससे पहले इनको 2010 के अंदर साहित्यिक अकादमी अवार्ड मिल चुका है और 2023 के अंदर उर्दू अकादमी में इनको फेलोशिप दी गई थी। तो ध्यान रखना है 2010 के अंदर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इनको पहले मिल चुका है। और अब इनको नया क्या दिया गया है, सीनकाप निजाम को, तो ये दिया गया है पद्मश्री। सुजस की पत्रिका क्या बोलती है भाई आज की, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, वापस पढ़ लेना, वापस आ गई है सुजस के अंदर। राजस्थान के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिल रही है राहत, 20,000 रुपए था बिजली बिल, अब जीरो हो गया है। देश में 2027 तक 1 करोड़ सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन का लक्ष्य है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप और सौर योजना भारत के सौर ऊर्जा परिदृश्य को बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 फरवरी 2024 को शुरू की थी। कब? 15 फरवरी 2024 को इस योजना को शुरू किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसे अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत हर महीने औसतन 70,000 घरों पर सोलर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। 10 महीने में देश के 7 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किए जा चुके हैं। मार्च 2025 तक इंस्टॉलेशन की संख्या 10 लाख को पार कर अक्टूबर 2025 तक 20 लाख, मार्च 2026 तक 40 लाख और 2027 तक 1 करोड़ तक पहुंचाना अनुमान है। 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है इसके अंदर, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। सब्सिडी का अलग अलग आज तो चार्ट भी आया है। यह योजना नवीनीकरण ऊर्जा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए घरों को 40% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम से सरकार को बिजली की लागत में सालाना 75,000 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। देखो भाई, अगर आप 1 से 2 किलोवाट क्षमता का संयंत्र लगवाते हो तो आपको 30 से लेकर 60,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। वहीं आप अगर इसको 2 से 3 किलोवाट क्षमता का लगाते हो तो आपको 60,000 से 78,000 रुपए, और अगर आप 3 किलोवाट से अधिक लगाते हो तो 78,000 रुपए, तो अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। योजना के फायदे क्या क्या होंगे? घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त में बिजली मिल सकेगी। रूफटॉप सोलर के लिए बैंकों से सस्ती ब्याज पर लोन मिल जाएगा। उपभोक्ता से ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाले निर्धारित दर में भुगतान मिलेगा। यानी जितना आपका उपभोग है, जैसे आपने 300 यूनिट निकाल ली बिजली और आप घर पर 100 यूनिट ही खर्च कर पाए तो 200 यूनिट आप बेच भी सकते हो। अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार के अवसर हैं। ठीक है, और आवेदन के लिए ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर सकते हो। राजस्थान 122 मेगावाट क्षमता के 25,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित। राजस्थान में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगातार बड़ी संख्या में घरों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 122 मेगावाट क्षमता के 25,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में आम लोगों को जोड़ने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके बेहतर क्रियान्वयन और अधिक उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए नियमों को सरल किया जा रहा है। रूफटॉप सोलर कनेक्शन देने के काम को त्वरित व सुगम बनाने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इससे लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग, साइट वेरिफिकेशन जैसे कामों के लिए आवेदन को कार्यालय जाने की अलग से कोई फाइल लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल टाइम में हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये किसी एक आदमी का बयान है भाई, मेरे इतना बिल आता था, फिर मैंने इस योजना का फायदा उठाया। जैसे वो एड आता था ना, मेरा नाम मुकेश है, मेरी उम्र 28 वर्ष है, मैं तंबाकू का सेवन करता था और मेरे कैंसर हो गया है, उसी प्रकार का ये एड बनवाया था कल। ठीक है, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड है, आवेदन 14 फरवरी तक है। भाई कोई प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड में आवेदन करना चाहता है तो कर सकते हैं। देश भर में सिविल सेवकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड 2024 प्रदान किए जाएंगे। इस अवार्ड के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो, और इसमें क्या क्या है पढ़ लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मुझे लगी नहीं। आगे क्या है, ये मैंने पढ़ाया था सांबर महोत्सव। 2 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटक इसके अंदर शामिल हुए। पर्यटक का नया डेस्टिनेशन सांबर, नया डेस्टिनेशन बना है, तो एग्जाम के अंदर नई चीजें पूछी जाती हैं। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, 24 से 28 जनवरी तक ये चलेगा। आज इसका समापन है। 2 लाख से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे थे, देशी और विदेशी। सांबर की लेक अब प्री वेडिंग शूट और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए भी लोकप्रिय हो गई है। और ये जो प्री वेडिंग वाला, वो तो मैंने आपको बताया था, प्री वेडिंग करना है तो पढ़ाई करो, नौकरी लगो, नहीं तो प्री वेडिंग कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है,
और ये देवयानी तीर्थ के बारे में ये सेम ही चीज़ लिखी है, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया टाइपिस्ट ने। ये लिखा है पर्यटन का नया डेस्टिनेशन सांबर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मंगला पशु बीमा योजना, आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है, ठीक है। और ये मैंने बहुत बार आपको पढ़ा दी। बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु गाय भैंस अथवा ऊँट दोनों, 10 बकरी 10 भेड़ 1 ऊँट वंश निःशुल्क। ये सारी चीज़ें मैंने आपको 50 बार पढ़ा दी है, मैं कितनी बार पढ़ूँ आपको, मेरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। यही ध्यान रखना भाई, 31 जनवरी तक आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये मंगला पशु बीमा योजना प्रतिदिन मैं आपको पढ़ाता हूँ, रोज इसमें आती है, तो इसको और पढ़ लेना भाई एक बार, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ के अंदर डाल दूंगा इसको, तो इसको पढ़ लेना। पीडीएफ के अंदर आपको प्रत्येक क्वेश्चन, उसका डिटेल एनालिसिस, सुजस की पत्रिका मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ से लेनी है, तो ये नंबर है, मैसेज करना सीधा सीधा, मेरी टीम आपको डेली पीडीएफ भेजती रहेगी। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मुझे मिलेगा मोटिवेशन, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो यार, मुझे अच्छा लगता है। ओके, टेक केयर, बाय।